आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जिसमें रैंकिंग्स हैं, जियोपॉलिटिक्स है और एक दिलचस्प बहस भी है। बहस इस बात पर कि दुनिया को भारत की कहानी कौन और कैसे सुना रहा है। बिल्कुल। भारत ने हाल ही में अपना खुद का एक इंडेक्स लॉन्च किया है, रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स। ये उन पश्चिमी इंडेक्स जैसे हैप्पीनेस रिपोर्ट को एक तरह का जवाब है, जहां भारत की रैंकिंग अक्सर चौंकाने वाली होती है। हाँ, बिल्कुल, काफी नीचे होती है। तो आज की हमारी पड़ताल इसी पर है कि ये नया इंडेक्स क्या है, ये दुनिया को किस नजर से देख रहा है और क्या ये वाकई कोई असर डाल पाएगा। और ये पड़ताल एक बहुत ही बुनियादी सवाल से शुरू होती है। किसी देश के जिम्मेदार होने का मतलब क्या है? सही। क्या इसका मतलब सिर्फ आर्थिक ताकत है या सैन्य शक्ति? स्रोत बताते हैं कि ये इंडेक्स इन पैमानों से आगे देखता है। अच्छा। ये 3 चीजों पर फोकस करता है। पहला, देश अपने नागरिकों के लिए कितना जिम्मेदार है। दूसरा, दुनिया के बाकी देशों के प्रति उसका रवैया कैसा है। और तीसरा, इस ग्रह यानी पर्यावरण के प्रति उसकी क्या जिम्मेदारी है। इन्हीं 3 धागों से जिम्मेदारी की पूरी चादर बुनी गई है एक तरह से। चलिए तो फिर इस चादर को खोलकर देखते हैं और सीधे रैंकिंग्स पर आते हैं। इसमें टॉप पर कौन है? इसमें टॉप पर है सिंगापुर और दूसरे पर स्विट्जरलैंड। अच्छा। इसके बाद डेनमार्क, स्वीडन, बेल्जियम जैसे कई यूरोपीय देश हैं। हाँ, यहाँ तक तो ठीक है, ये तो अपेक्षित था। लेकिन अब आता है असली सरप्राइज। भारत को इसमें 16वीं रैंक मिली है। 16वीं मतलब फ्रांस, दक्षिण कोरिया और यूके जैसे कई विकसित देशों से काफी ऊपर। बिल्कुल, यूके तो 25वें नंबर पर है। हाँ, 25 पर। ये सुनकर तो लंदन में कुछ लोगों को मिर्ची जरूर लगेगी। बिल्कुल, और यहीं इस इंडेक्स का फलसफा समझ में आता है। ये रैंकिंग जीडीपी के साइज या आपके पास कितने हथियार हैं इस पर आधारित नहीं है। अच्छा। स्रोत ये साफ करता है कि इसे दुनिया भर में स्वीकृत कई रिपोर्ट्स और डेटा को मिलाकर बनाया गया है। ओके। इसीलिए सिंगापुर जैसा छोटा देश टॉप पर है। ये इंडेक्स असल में एक शक्तिशाली देश की परिभाषा ही बदल रहा है। मतलब? यहाँ शक्ति का मतलब हमला करने की क्षमता नहीं, बल्कि स्थिरता बनाए रखने की क्षमता है। ये शक्ति के प्रभुत्व वाले मॉडल से हटकर स्थिरता वाले मॉडल की ओर एक वैचारिक बदलाव है। ये दिलचस्प है। मतलब ये इंडेक्स सॉफ्ट पावर और वैश्विक सहयोग को सैन्य या आर्थिक शक्ति से ज्यादा तवज्जो दे रहा है। हाँ, एक तरह से ये अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम को बनाने वालों को इनाम और तोड़ने वालों को सजा देता है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। और इसी वजह से लिस्ट में नीचे जाने पर और भी हैरान करने वाले नाम मिलते हैं। हाँ, मैंने देखा। अमेरिका 66वें नंबर पर और चीन 68वें पर। दुनिया की 2 सबसे बड़ी महाशक्तियां लिस्ट में इतनी नीचे। और एक और बात जिसने मुझे चौंकाया, बांग्लादेश को 42वीं रैंक मिली है जबकि इजराइल को 43वीं। 1 मिनट, ये कैसे हो सकता है? हाँ, ये थोड़ा अजीब लगता है सुनने में। एक तरफ एक विकासशील देश है और दूसरी तरफ एक तकनीकी और सैन्य ताकत जिसे अमेरिका का पूरा समर्थन है। देखिए, यहीं पर इस इंडेक्स का तर्क सामने आता है। स्रोत के मुताबिक इजराइल की निचली रैंकिंग के पीछे 2 बड़ी वजह हैं। क्या? पहली, उसका लंबे समय से गाजा और ईरान के साथ चल रहा भूराजनैतिक तनाव। ये तनाव उसकी अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारी पर एक बड़ा सवालिया निशान गलाता है। ठीक है। और दूसरा, देश के अंदर सरकार के खिलाफ हुए बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन। ये दिखाता है कि नागरिक संतुष्टि भी एक अहम पैमाना है। अच्छा। तो ये इंडेक्स सिर्फ बाहरी रिश्तों को नहीं, बल्कि देश के अंदर की स्थिरता को भी उतनी ही गंभीरता से लेता है। ये एक समग्र दृष्टिकोण है। समझ गई। तो ये सिर्फ विदेश नीति का रिपोर्ट कार्ड नहीं है, बल्कि देश के अंदरूनी हालात का भी एक्सरे है। बिल्कुल। लेकिन फिर भी 66th रैंक अमेरिका के लिए और 68वीं चीन के लिए, ये तो दुनिया की 2 सबसे बड़ी आर्थिक और सैन्य ताकतें हैं। हाँ। सिर्फ भू राजनीतिक तनाव की वजह से इतनी निचली रैंकिंग मिलना थोड़ा हजम नहीं हो रहा। स्रोत इस क्यों के बारे में और क्या बताता है? स्रोत इस पर काफी गहराई से बात करता है। अमेरिका के मामले में इंडेक्स का तर्क जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली मानसिकता को लेकर है। ये इंडेक्स असल में ये सवाल पूछ रहा है, क्या आप दुनिया के नियमों के साथ चलते हैं या आपको लगता है कि नियम आप पर लागू ही नहीं होते? अच्छा। जब अमेरिका WHO या पेरिस जलवायु समझौते जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से बाहर निकलता है, तो वो दुनिया को यही संदेश देता है। ये उसकी वैश्विक जिम्मेदारी की कमी को दिखाता है। अच्छा, तो ये एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की भावना को परख रहा है। और चीन के मामले में भी यही तर्क है क्या? काफी हद तक। चीन के मामले में स्रोत दक्षिण चीन सागर में उसके आक्रामक रवैये का जिक्र करता है। हाँ, वो फिलीपींस और वियतनाम के साथ जो चल रहा है। बिल्कुल, वो अपने पड़ोसियों को लगातार परेशान कर रहा है। फिर भारत के साथ सीमा विवाद है।
और पाकिस्तान जैसे देश को लगातार हथियार देना, जो क्षेत्रीय अस्थिरता को और बढ़ाता है। तो ये सब मिलकर चीन की छवि एक गैर जिम्मेदार पड़ोसी की बनाते हैं और इसीलिए उसकी रैंकिंग इतनी नीचे है। इन दोनों उदाहरणों से एक पैटर्न तो साफ दिखता है। जो देश अंतर्राष्ट्रीय तनाव पैदा कर रहे हैं, उन्हें इस इंडेक्स में नीचे धकेल दिया गया है। सही बात है। लेकिन एक और रैंकिंग है जो थोड़ी हैरान करती है। रूस 96वें नंबर पर है। हाँ, 96 पर। भारत और रूस के रिश्ते काफी मजबूत माने जाते हैं। ऐसे में ये रैंकिंग थोड़ी अजीब लगती है। और स्रोत कहता है कि यही इस इंडेक्स की निष्पक्षता का सबसे बड़ा सबूत है। वो कैसे? तर्क ये दिया गया है कि पिछले 3 साल से रूस यूक्रेन में जो कर रहा है, उसे देखते हुए दोस्ती के आधार पर उसे ऊंची रैंक नहीं दी जा सकती। अच्छा। ये अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारी के हर सिद्धांत के खिलाफ है। स्रोत इस बात पर जोर देता है कि ये दिखाता है कि इंडेक्स किसी भी तरह के पक्षपात से बचने की कोशिश कर रहा है, चाहे वो देश भारत का दोस्त ही क्यों ना हो। ये बात तो सही है कि यूक्रेन का मुद्दा बहुत बड़ा है, लेकिन क्या स्रोत ये भी बताता है कि इस इंडेक्स ने दूसरे देशों के ऐसे मामलों को भी इतनी ही सख्ती से देखा है? क्योंकि इतिहास में तो कई देशों ने इस तरह के कदम उठाए हैं। ये एक बहुत वाजिब सवाल है। स्रोत सीधे तौर पर ऐतिहासिक तुलना नहीं करता, लेकिन इसका जो ढांचा है वो वर्तमान और हाल के वर्षों की घटनाओं पर केंद्रित है। ओके। इसका मकसद किसी देश के पूरे इतिहास का लेखा जोखा करना नहीं, बल्कि आज के समय में उसके व्यवहार को आंकना है। मतलब अभी क्या हो रहा है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। तो रूस के मामले में यूक्रेन युद्ध एक जीती जागती मौजूदा हकीकत है, जिसका असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। इसलिए इंडेक्स उसे इतनी गंभीरता से ले रहा है। ठीक है। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। भारत 16वें नंबर पर क्यों है? अमेरिका, चीन, यूके सबसे ऊपर। इसके पीछे क्या तर्क दिए गए हैं? क्योंकि कई लोग कहेंगे कि भारत में भी तो अपनी समस्याएं हैं, जैसे प्रदूषण, सामाजिक तनाव, बेरोजगारी। हाँ, बिल्कुल है। क्या स्रोत इन बातों को नजरअंदाज कर देता है? नहीं, नजरअंदाज नहीं करता, बल्कि उन्हें एक अलग नजरिए से देखता है। अच्छा। भारत की ऊंची रैंकिंग के पक्ष में जो सबसे मजबूत तर्क दिया गया है वो जलवायु परिवर्तन से जुड़ा है। क्लाइमेट चेंज। ओके। स्रोत बताता है कि G20 देशों में भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसने अपने जलवायु परिवर्तन के लक्ष्यों को न सिर्फ पूरा किया है, बल्कि समय से पहले हासिल किया है। बिल्कुल। और ये कोई भारतीय दावा नहीं है, ये एक विश्व स्तर पर स्वीकृत तथ्य है जिसे संयुक्त राष्ट्र ने भी माना है। लेकिन दिल्ली के प्रदूषण का क्या? दुनिया में सबसे प्रदूषित राजधानियों में से एक, क्या ये पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी में नहीं आता? और यहीं पर स्रोत एक बहुत दिलचस्प अंतर बताता है। उसका तर्क है कि एक शहर की एयर क्वालिटी की समस्या को, जो कि अक्सर स्थानीय कारणों से होती है, पूरे देश की वैश्विक जलवायु प्रतिबद्धताओं से अलग करके देखा जाना चाहिए। अच्छा। एक तरफ एक स्थानीय समस्या है जिसे हल करना जरूरी है, दूसरी तरफ एक वैश्विक वादा है जिसे भारत ने पूरा करके दिखाया है। तो ये ग्लोबल और लोकल को अलग अलग देख रहा है। हाँ, स्रोत संयुक्त राष्ट्र के बयानों का हवाला देते हुए कहता है कि जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में भारत एक ग्लोबल सुपर पावर है। तो इस इंडेक्स में वैश्विक मंच पर किए गए वादों को निभाना ज्यादा अहमियत रखता है। ये एक बड़ा पॉइंट है। और दूसरे पैमानों पर भारत की रैंकिंग का क्या आधार है? जैसे भू राजनीतिक और नागरिकों के प्रति जिम्मेदारी। भू राजनीतिक मोर्चे पर स्रोत इस बात को रेखांकित करता है कि भारत ने किसी दूसरे देश की जमीन पर अवैध कब्जा नहीं किया है, बल्कि इसके उलट पाकिस्तान ने भारत की जमीन पर कब्जा किया हुआ है। सही। साथ ही भारत ने अमेरिका की तरह WHO जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को नहीं छोड़ा, जो उसकी वैश्विक सहयोग की भावना को दिखाता है। ठीक है। और नागरिकों के लिए? और जब बात नागरिकों की आती है तो दुनिया का सबसे बड़ा मुफ्त भोजन कार्यक्रम चलाने का जिक्र है, जो महामारी के समय से चल रहा है। ये अपने नागरिकों के प्रति जिम्मेदारी का एक बड़ा उदाहरण माना गया है। ये दिलचस्प है। मतलब हम भारतीय शायद अक्सर अपनी अंदरूनी कमियों पर इतना ज्यादा ध्यान देते हैं कि हम बड़ी तस्वीर देखना भूल जाते हैं। हाँ, जहां वैश्विक मंच पर कुछ चीजें सही भी हो रहे हैं। स्रोत का भी यही मानना है। वो कहते हैं कि भारतीय अक्सर खुद के प्रति बहुत ज्यादा आलोचनात्मक हो जाते हैं और अपनी उपलब्धियों को कम करके आंकते हैं। ये इंडेक्स शायद उसी बाहरी नजरिए को सामने रखने की एक कोशिश है, ये बताने के लिए कि दुनिया के पैमाने पर भारत कहाँ खड़ा है। ठीक है। तो हमारे पास एक ऐसा इंडेक्स है जिसमें विस्तृत रैंकिंग है, उसके पीछे मजबूत तर्क है और एक नया नजरिया है। हाँ, एक अच्छी पहल है। ये एक शानदार पहल लगती है, लेकिन यहीं पर कहानी में एक मोड़ आता है। स्रोत इसके डेटा या तर्क में नहीं,
बल्कि इसकी प्रस्तुति या प्रेजेंटेशन में एक बहुत बड़ी कमी की ओर इशारा करता है। बिल्कुल। और ये कमी छोटी-मोटी नहीं है। मतलब स्रोत बनाने वाले का कहना है कि उन्हें इस इंडेक्स की आधिकारिक रिपोर्ट को ऑनलाइन खोजने में काफी मशक्कत करनी पड़े। अरे वो आसानी से उपलब्ध ही नहीं है। सरकारी वेबसाइट्स जैसे PIB का हाल ये है कि वो 20 साल पुरानी लगती हैं। सच में? उनकी तुलना अगर व्हाइट हाउस या रूसी राष्ट्रपति की वेबसाइट से करें तो जमीन आसमान का फर्क है। डिजाइन, टेक्स्ट का फॉर्मेट, टेम्पलेट, सब कुछ आउटडेटेड लगता है। मतलब इतनी मेहनत करके एक नई कहानी घड़ी और फिर उसे एक ऐसी अलमारी में बंद कर दिया जिसकी चाबी किसी के पास नहीं है। बिल्कुल यही बात है। स्रोत में इसे लेकर जो निराशा है वो साफ झलकती है। ऐसा लगता है जैसे बाबू लोगों ने बस अपना काम खत्म किया और फाइल बंद कर दी। हाँ, एक काम हो गया, अब घर चलते हैं वाली जो सोच है वो दिखती है। ये तो वैसा ही हुआ जैसे आपने दुनिया की सबसे अच्छी बिरयानी बनाई लेकिन उसे एक पुराने फटे हुए कागज में पैक करके दे दिया। सही उदाहरण है। कोई उसकी कीमत ही नहीं समझेगा। और ये सिर्फ दिखने में अच्छा लगने की बात नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। आज का युग सूचना का युग है, नैरेटिव वॉरफेयर का युग है। अगर आपने एक बेहतरीन कहानी लिखी है लेकिन उसे लोगों तक पहुंचाने का आपका तरीका ही कमजोर और पुराना है तो उस कहानी का असर लगभग शून्य हो जाता है। सही बात है। अगर व्हाइट हाउस कोई रिपोर्ट जारी करता है तो वो पूरी दुनिया में मिनटों में पहुंच जाती है। बिल्कुल। प्रेस रिलीज, सोशल मीडिया कैंपेन, आकर्षक ग्राफिक्स, हाँ। सब कुछ होता है। और यहाँ हमने एक पूरा नया इंडेक्स बना दिया और उसे ठीक से अपनी ही वेबसाइट पे नहीं डाल पाए। स्रोत का इशारा इसी तरफ है कि काम तो कर दिया लेकिन उसकी पैकेजिंग और मार्केटिंग इतनी खराब है कि इस पूरी मेहनत पर पानी फिर सकता है। आज की दुनिया में सिर्फ उत्पाद बनाना काफी नहीं है, उसे बेचना भी आना चाहिए। और यहाँ बेचने से मतलब है अपनी बात को प्रभावी ढंग से दुनिया के सामने रखना। और उस मोर्चे पर एक बड़ी चूक हुई है। तो कुल मिला के आज हमने भारत द्वारा पेश किए गए एक नए और महत्वाकांक्षी ढांचे को समझा। हाँ, ये इंडेक्स राष्ट्रीय जिम्मेदारी को सिर्फ सैन्य या आर्थिक शक्ति से नहीं बल्कि स्थिरता, सहयोग और पर्यावरण के प्रति प्रतिबद्धता से मापता है। हमने इसकी हैरान करने वाली रैंकिंग्स और उनके पीछे के तर्कों को भी खंगाला। और साथ ही हमने एक जरूरी सवाल पर भी बात की कि एक मजबूत संदेश भी प्रभावी ढंग से न पहुंचाए जाने पर अपना असर कैसे खो सकता है। बिल्कुल। एक बेहतरीन विचार होना ही काफी नहीं है, उसे दुनिया के सामने उतने ही बेहतरीन तरीके से पेश करना भी उतना ही जरूरी है। वरना वो बस एक सरकारी फाइल में बंद होकर रह जाता है। बिल्कुल। और यहीं पर स्रोत हमें एक सोचने वाले सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर कोई देश वैश्विक धारणा को चुनौती देने के लिए अपना खुद का एक नैरेटिव, एक इंडेक्स बनाता है, लेकिन उसे कोई आसानी से ढूंढ या पढ़ ही नहीं पाता, तो क्या वो वास्तव में कोई प्रभाव डाल पाएगा? बहुत बड़ा सवाल है। ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है, एक जवाबी कहानी बनाना या ये सुनिश्चित करना कि वो कहानी दुनिया भर में सुनी भी जाए?